चलिए शुरू करते हैं। दिख रहा है ना? तो लास्ट क्लास में जस्ट हम लोग कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल को देखा था। इसमें एरिया, पेरीमीटर को हम लोग देख रहा था। और उससे पहले जो हम लोग देखा था उसमें लाइक फोर्सेस भी, थ्योरेटिकल पोर्शंस को देखा था। जस्ट ब्रीफ रिवीजन देख रहे हैं फोर्सेस का। तो जैसे आपका फोर्सेस का जो बेसिक्स फॉर्मूला हमने देखा था पैरेललोग्राम लॉ का, जहां से हमने क्या देखा था, रिजल्टेंट निकालने के लिए मेरा क्या था, सिंपली आर इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कोस थीटा। हाँ? अगर आप फिगर में देखिएगा पैरेललोग्राम लॉ को, कुछ इस टाइप का था। ये सपोज कर लीजिए आपका F1 है, ये आपका F2 है, और ये क्या था, मेरा रिजल्टेंट था, है कि नहीं? और ये था आपका एंगल थीटा। और लेट से इसको हम ले लेता है अल्फा ना। तो यहां से मेरा फॉर्मूला क्या था, रिजल्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला को हमने देखा था। और सपोज कर लो अगर हमको रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या था आपका, टेन अल्फा इज इक्वल टू F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस तो इसको यूज करके अगर हमको कुछ न्यूमेरिकल करना हो, चलिए कल करते हैं यहाँ से। सर आपका आवाज आ आवाज रहा है? नहीं सर, बीच में सर गायब हो गया था सर ना। अभी जा रहा है ना? हाँ सर। ओके, गुड टू हियर दैट की आवाज आ रहा है आपको, वेरी गुड। ऐसे रिस्पॉन्ड कीजिए सो दैट लाइक आपको ज्यादा अच्छी तरह से बेनिफिट मिलेगा। चलिए, और साथ में अपना कैलकुलेटर और नोटबुक को रखिए। ओके, चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखता है। सिंपल सा न्यूमेरिकल लेता है। जैसे सपोज कीजिए ये मेरा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, टू फोर्सेस of 100 Newton and let's say 150 Newton are acting simultaneously. Acting simultaneously at a point.
व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस? सर ये जो जो आप करा हम्म। रहे हैं सर ये जो बेसिक्स हाँ, फिजिक्स है सर ना। मैकेनिक्स बोल सकता है इसको। ये हमारा फर्स्ट यूनिट मेजरमेंट में दिया हुआ है, फोर्सेस। अच्छा सर। ओके। एंड बेसिकली जो आपका सिविल इंजीनियरिंग है, ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल फिजिक्स पे बेस्ड है। तो सब कुछ यहाँ पे फिजिक्स ही है। अच्छा सर। और इसको आप ये पर्टिकुलर टॉपिक को आप अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कॉलेज में। जी सर। व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस? ऑफ दिस टू फोर्सेस इफ एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री, देम इज 45 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है। नाउ पैरेललोग्राम को यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि दो फोर्सेस एक पॉइंट पे मिलना चाहिए। अगर दो फोर्सेस एक पॉइंट पे नहीं मीट कर रहा है, दैट मीन्स हम उसको वहां पे पैरेललोग्राम लॉ को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। ठीक है। अभी वन वे और अदर वे में हमको एंगल दिया हुआ होगा, या फिर लेट्स से हमको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। राइट। तो जस्ट क्वेश्चन यही है। ये क्वेश्चन के हिसाब से बाकी पैरामीटर्स को सबसे पहले तो हमको इसका फिगर को डेवलप करना पड़ेगा। चलिए शुरू करता है। ओके। क्या बोल रहा है? टू फोर्सेस ऑफ 100 न्यूटन एंड 150 न्यूटन। मतलब लेट्स से कौन सा नीचे में है कौन सा ऊपर में है ये कुछ नहीं बताया हमको, तो हम सिंपली कहीं भी ड्रॉ कर सकता है इसको इस टाइप से। लेट्स से ये हो गया मेरा F1, ये लेट्स से मेरा हो गया F2। ओके। एंड दूसरा क्या बोल रहा है? एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री। दैट मीन्स ये दो फोर्सेस का बीच का एंगल कितना है? 45 डिग्री। समझ रहे? जस्ट सिंपली एमसीक्यू में इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा और वहां पे आंसर दिया हुआ रहेगा। जस्ट हमको वहां से करेक्ट आंसर चूज करना है। करेक्ट आंसर चूज करने के लिए आपको सोल्व करना पड़ेगा। और ये जस्ट अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इमीडिएटली जस्ट कैलकुलेटर में फॉर्मूलाज को डालो, आंसर निकल गया। ओके। बट यहाँ पे हम लोग इन डिटेल में सोल्व करके देखेगा, क्योंकि अभी आप अगर आप डिटेल में सोल्व करेगा तो बाद में आप आसानी से शॉर्टकट में सोल्व कर सकता है। ओके। एंड ध्यान देना, अभी तो हम लोग इन डिटेल में देख रहे हैं। जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा उस दिन हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद यहाँ से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेगा। ओके। दैट मीन्स डायरेक्टली परफेक्टली ये यूनिट ही कंप्लीट हो जाए आपका एग्जाम के लिए। इस टाइप से हम लोग देखेगा। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे हम ले लेता है, लेट आपका F1 का वैल्यू ले लेता है हम। F1 हो गया लेट से 100। F1 कौन है F2 कौन है हमको नहीं दिया, ये हम जस्ट अपना से ले ले रहा है। ओके। F2 ले ले रहा है लेट से आपका 150। फाइन। थीटा हमको दिया हुआ, थीटा कितना है आपका 45 डिग्री। हाँ। तो जस्ट हमको रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट मेरा ये होगा, सी, ये रिजल्टेंट होगा। फाइन। ये रिजल्टेंट का वैल्यूज को हमको निकालना है। एंड अगेन हमेशा ध्यान देना है, रिजल्टेंट वहीं से निकलेगा, वहीं से आप कैलकुलेट कर सकता है या वहीं से आप ड्रॉ कर सकता है जहां पे दो फोर्सेस मीट किया। ओके। दूसरा जगह से नहीं ले सकता। दैट मीन्स पैरेललोग्राम लॉ जो हम लोग देखा था थ्योरी में, और नोट्स आपका बैच में अवेलेबल है, एक बार फिर से आप जाके रिवाइज कर सकते हो उस चीज को। रिजल्टेंट दैट मीन्स डायगोनल, उसी डायगोनल को आप ले सकता है जहां पे दो फोर्सेस मीट कर रहा है। ओके। पैरेललोग्राम में तो दूसरा डायगोनल भी होगा ना, बट दूसरा डायगोनल को हम नहीं यूज कर सकते, सिर्फ वही डायगोनल को यूज कर सकते हैं जहां पे दो फोर्सेस मीट कर रहा है। तो जस्ट मेरा रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है? रिजल्टेंट इज इक्वल टू सिंपली रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कोस थीटा।
जस्ट वैल्यूज को डालिए। F1 कितना है हम लोग का? F1 है हम लोग का 100 स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर प्लस 2 into 100 into 150 into cos थीटा cos 45 है कि नहीं? कितना आता है निकालिए तो। हम भी कैलकुलेट करते हैं, आप भी कीजिए। 100 स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर प्लस 2 into 100 into 150 into cos 45। किसी का आ रहा है क्या? 231.761। 231.761 आ रहा है। और इसका यूनिट क्या होगा? सिंपली न्यूटन, है कि नहीं? ठीक है यहाँ पे, यहाँ तक। नो, इस क्वेश्चन में हमको डायरेक्शन, रिजल्टेंट का डायरेक्शन नहीं पूछा है। यहाँ पे सिर्फ हमको रिजल्टेंट का वैल्यू पूछा है। तो जस्ट हम रिजल्टेंट का वैल्यू निकालेगा। अभी हो सकता है आपको ये क्वेश्चन देके रिजल्टेंट का डायरेक्शन पूछ दे। जब रिजल्टेंट का डायरेक्शन पूछ देगा तो उस केस में हमको रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। ओके, आ रहा है किसी का? कैलकुलेटर वगैरह नहीं लिया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और ये क्वेश्चन आ चुका है, एमसीक्यू में पूछा है। अभी जो क्वेश्चन करने जा रहा है वो, ओके। क्वेश्चन है, टू फोर्सेस एक्ट्स एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। Acts at an angle of 120 degree. The bigger force is of 40 Newton. Bigger force is of 40 Newton and the resultant is perpendicular to a smaller one. Resultant is perpendicular to the smaller one. ठीक है, हमको यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द स्मॉलर फोर्स। फाइंड द स्मॉलर फोर्स, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बोलिए। लेकिन ये रिसेंटली जो एग्जाम में पूछा था, एई का एग्जाम में पूछा है, एपीपीएससी में नहीं, दूसरा कमीशन का एग्जाम में पूछा है कि आपका एंगल कितना होगा। मतलब यहाँ पे वो बिगर फोर्स एंड स्मॉलर फोर्स का इंफॉर्मेशन दिया था और बताया था कि लाइक रिजल्टेंट के साथ में वो परपेंडिकुलर है, तो दोनों का बीच में एंगल कितना हो सकता है, इस टाइप से पूछा था। वो जब एमसीक्यू करेगा वहां पे आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले अगर हम इसका ड्राइंग डेवलप कर ले तो उसके बाद इसको सॉल्व करना एकदम आसान हो जाएगा। ओके, क्या बोल रहा है? टू फोर्सेस एक्ट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। दो फोर्सेस 120 डिग्री पे एक्ट कर रहा है ना। तो दैट मीन्स 120 डिग्री में अगर दो फोर्सेस एक्ट कर रहा है तो कुछ इस टाइप का होगा, मतलब दिखना भी चाहिए ना कि 90 डिग्री से ज्यादा है। लेट्स से ये हो गया मेरा F1, ये हो जाएगा आपका F2 ना। ये दोनों का बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर आप देखेगा तो यहाँ पे बता रहा है आपको कि बिगर फोर्स जो है वो 40 न्यूटन का है एंड रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। जो रिजल्टेंट है परपेंडिकुलर के साथ में, स्मॉलर के साथ में परपेंडिकुलर, थोड़ा परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा। लेट्स से कुछ इस टाइप से, ये मेरा रिजल्टेंट हो गया। अभी थोड़ा लग रहा है ना परपेंडिकुलर जैसा, हाँ? तो रिजल्टेंट जो है इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स। ओके, फाइंड द स्मॉलर फोर्स। स्मॉलर फोर्स का वैल्यू निकाल रहा है। लेट, सर सर हम लोग को हाँ, रिजल्टेंट सर परपेंडिकुलर दिखाने का सर, दिखाने ही है क्या सर ना? नहीं नहीं कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम में तो लाइक आपके पास डिटेल सॉल्यूशन थोड़ी करना हो, आप तो एमसीक्यू में क्वेश्चन होगा। जी सर। तो आपको जस्ट समझने के लिए हम यहाँ पे ड्रॉ किया, क्योंकि एक बार आप जैसे क्या बोलता है, आप सुन के जितना समझता है उससे ज्यादा देख के एंड सुन के दोनों अगर मेथोडोलॉजी को फॉलो करेगा तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो जस्ट जी सर। जो हम बोल रहे हैं वही चीज को जस्ट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया सो दैट आप देख भी सकता है कि लाइक ये परपेंडिकुलर है नो। अप्रोक्सीमेटली। जरूरी नहीं है वहां पे, क्योंकि वहां पे तो आपके पास इतना स्पेस नहीं होगा ना सॉल्व करने के लिए। आप देखता होगा हाँ। क्वेश्चन पेपर का एंड में 2 या 3 पेज दे देता है जहां पे आपको सॉल्यूशन करना है। तो आपको तो शॉर्टकट ट्रिक्स को इंप्लीमेंट करना है वहां पे सॉल्व करने के लिए। शॉर्टकट ट्रिक दैट मीन्स यही फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा, बस आपको फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके वहां पे सॉल्यूशन निकालना है। डिटेल में आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा जेई का एग्जाम में। सर रिजल्टेंट सर कुछ भी हो सकता है सर ना, परपेंडिकुलर होना भी जरूरी तो नहीं ना सर रियल में? नहीं, यहाँ पे बोला है ना कि परपेंडिकुलर है क्वेश्चन में। ओ ओ ओ, ठीक है सर। समझ में आ गया सर। क्वेश्चन में ये देखिए, ये आपको बोल रहा है कि परपेंडिकुलर है। जी सर, समझ में आ गया सर। ओके, तो लेट हम स्मॉलर फोर्स को F1 ले लेता है। आप किसी को भी लिख सकता है। लेट F1 इक्वल टू स्मॉलर फोर्स। इसका वैल्यू को हमको निकालना है कि नहीं। F2 का वैल्यू हमको दिया हुआ है। F2 कितना है आपका? F2 है आपका 120 डिग्री, है कि नहीं। एंड थीटा आपको दिया हुआ, थीटा कितना है? 120, सॉरी, रिजल्टेंट हमको दिया है 40 न्यूटन एंड थीटा हमको दिया है 120 डिग्री। और कुछ दिया है? यस, दिया है। सोचिए क्या दिया है। दैट इज अल्फा का वैल्यू हमको यहाँ पे दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर फोर्स ना। तो दैट मीन्स अल्फा कितना है? 90 डिग्री, यस, है कि नहीं। ये इंफॉर्मेशन मतलब आपको क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी हमसे पूछ रहा है कि मेरा स्मॉलर फोर्स का वैल्यू क्या होगा, है कि नहीं। अगर रिजल्टेंट का वैल्यू दिया हुआ होता, ओके, तो डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करता, इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करता। बट यहाँ पे क्योंकि आपको रिजल्टेंट नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पे इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे इस फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या है हमको, जैसे ये रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका, आर इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कोस थीटा। बट इस फॉर्मूला को आप डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर सकता है, क्यों? क्योंकि ये एक इक्वेशन है एंड दो अननोन है,
समझ रहे हैं ना? आर भी अननोन है एंड F1 भी अननोन है, तो यहां से तो लाइक आपका सोल्व हो नहीं सकता है। बुझी से समझ रहे हैं ना? तो यहां से हम इसको सोल्व नहीं कर सकता, तो कैसे सोल्व होगा? एक तो हमको ये पता है, दूसरा हमको क्या पता है ऑल्सो, वी नो दैट डायरेक्शन वाला 10 अल्फा इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला आपका? F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 कोस थीटा, है कि नहीं? इस इक्वेशन को आप यूज कर सकते हैं, ये इक्वेशन को आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे आपको क्या है, सभी पैरामीटर नोन है, सिर्फ एक अननोन है, मतलब एक इक्वेशन और एक अननोन, और अननोन क्या है मेरा? F1, है कि नहीं? तो जस्ट वैल्यूज को डालिए, हम इसको यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज करने के लिए मेरे पास दो अननोन आ रहा है, F1 अननोन है एंड रिजल्टेंट अननोन है। बट ये डायरेक्शन वाला इक्वेशन को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अल्फा नोन है, मेरे पास F2 नोन है, मेरे पास थीटा नोन है कि नहीं? सिर्फ अननोन कौन है? F1। तो जस्ट देखने में आपका ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन सिर्फ आपको ये इक्वेशन अगर पता है डायरेक्शन का, तो आप इमीडिएटली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए वैल्यूज को डालता है। 10 अल्फा, अल्फा का वैल्यू है आपका 90 डिग्री, अल्फा का वैल्यू है 90 डिग्री। ओके, बट अगेन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? 10 90 डिग्री कितना होता है? 10 90 डिग्री का वैल्यू किसी को पता है? कैलकुलेटर में मार के देखिए, वहां पे मैथ्स एरर दिखा रहा होगा, कैलकुलेटर में आपको दिखा रहा है। जी सर। Yes. ओके, इसका मतलब क्या है कि हम F1 के साथ में नहीं, हमको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ेगा F2 के साथ में, F2 के साथ में हमको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो ये रिजल्टेंट का F2 के साथ में कितना होगा? हम्म, ये हो जाएगा आपका, ये आपका कितना है? ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 120 - 90 कितना होगा? 30। 30 डिग्री, है कि नहीं? तो दैट मीन्स हमको ये इक्वेशन को यूज, मतलब ये रिलेशनशिप को यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स रिजल्टेंट का वैल्यू आपको भी पता है 30 डिग्री के साथ में। तो लेट से हम डायरेक्ट 10 अल्फा ने उसको हम बीटा मान लेता है, एंड बीटा के साथ में, और 10 बीटा इज इक्वल टू, ओके पहले बीटा को निकाल लेता है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखने से ठीक है, बाद में जब आप रिवाइज कर रहा होगा तब आपके लिए आसान होगा। सिंस 1090 इज इंफिनिटी, है कि नहीं? देयरफॉर फ्रॉम फिगर बीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा होगा। थीटा से हम अल्फा को माइनस करेंगे, एंड जब हम थीटा से अल्फा को माइनस करेगा तो मेरा वैल्यू कितना होगा बीटा का?
बीटा इज इक्वल टू 120 माइनस 90, कितना होगा? 30 डिग्री, है कि नहीं? नाउ अभी यहाँ पे अगर आप देखेगा तो अल्फा इसको हम ले रहा था, बीटा ऊपर वाला है 30 डिग्री, तो अभी आपका इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। टेन बीटा इज इक्वल टू, सिंपली क्या हो जाएगा आपका, F1 साइन थीटा डिवाइडेड बाय F2 प्लस F1, आई लिख रहा है F1 कोस थीटा। समझा? अभी वैल्यू को डालिए, अभी तुरंत मिल जाएगा आपको। हाँ, क्या होगा? 1030 इज इक्वल टू F1। F1 तो हमको पता नहीं है, F1 साइन 120 डिवाइडेड बाय F2। F2 का वैल्यू हमको पता है, कितना है? 40 प्लस F1 कोस थीटा कोस 120 मिल जाएगा। हेलो, जा रहा आवाज जा रहा है ना? यस सर। ओके, तो जस्ट वैल्यूज को डालिए, सर F1 का जगह हम x ले सकता है। हाँ जी। सर यहाँ पे अगर हम्म टेन अल्फा डालेगा उसमें F2 साइन थीटा है, एंड अगर उसको tan बीटा पे डालने से ये F2 जो F1 में बदल जाएगा ना। नहीं सर, ऊपर में तो F2 साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 कोस थीटा दिया गया है, एंड tan बीटा पे F1 साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय F2 प्लस F1 कोस थीटा दिया गया है। हाँ, ये इक्वेशन का बात कर रहा है ना, नहीं सर, ये ऊपर ये वाला x है, हाँ सर ये ये अल्फा इक्वेशन। और बीटा का बात कर रहे हैं। हाँ 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 इसका हाँ। हाँ। आपका है। अगर अगर तन अल्फा को ये तन बीटा पे ये बदल जाने से उसके बाद हम लोग ये F2 के बदले F1 डालना पड़ेगा ना सर बाद में, हाँ इनके कंफ्यूज तो। हाँ, इसीलिए आपको थ्योरी में बताया था ना कि अगर नीचे वाला फोर्स के साथ है तो इस टाइप से, मतलब आपको जस्ट ये ध्यान देना है, आपका न्यूमरेटर में, ये जो न्यूमरेटर है ना यहाँ ये पे, सर ये न्यूमरेटर में आपको उसको यूज करना है जिसके साथ रिजल्टेंट का एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है। ओके। कहीं लिख हाँ लीजिए, सर, हाँ सर समझ मतलब गए। ओके, तो हाँ। मतलब न्यूमरेटर वाला जो फोर्स है वो हमेशा वो होगा जिसके साथ रिजल्टेंट एंगल फॉर्म नहीं कर रहा है। ओके, हम्म, अभी ऊपर वाला इक्वेशन को देखिए, इसको देखिए, यहाँ पे रिजल्टेंट F2 के साथ में एंगल फॉर्म नहीं कर रहा है 90 डिग्री जब है तो, ये सर। है कि हम्म, नहीं? यहाँ पे इस केस में देखिए, रिजल्टेंट वाला एंगल कितना, 30 डिग्री है, जो कि
किसके साथ में फॉर्म कर रहा है, F2 के साथ में फॉर्म कर रहा है, F2 तो के साथ। F1 के साथ में फॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए न्यूमरेटर में मेरा F1 आ गया। ओके समझ। ठीक है ना? हाँ सर। हाँ, ऐसा है, कुछ भी डाउट हो तो इंस्टेंटली पूछने से ठीक है। ओके सर। तो 120 डिवाइडेड बाय 40 प्लस F1, तो मेरा अननोन है कोस 120। जस्ट इसको शिफ्ट सॉल्व कर दीजिए। अगर किसी को कैलकुलेटर यूज करने में प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा, बाद में एक अलग से मतलब कैलकुलेटर डिस्प्ले करके आपको बता देगा कैसे इसको डायरेक्टली आप सोल्व कर सकते हैं। ये इक्वेशन को डायरेक्टली हम इक्वेशन को कैलकुलेटर में टाइप करके सोल्व कर सकते हैं, यहाँ पे रिजल्टेंट के लिए ये डायरेक्ट हमको सोल्व करके बता देगा। सर हाँ जी। सर इसमें आप जो ऑल्सो वी नो डेट में सर 10 अल्फा लिए सर ना। नाउ ऑल्सो वी नो दैट 10 अल्फा मतलब जब मेरा एंगल नीचे वाला फॉर्म कर रहा है 90 डिग्री के साथ में। सर 90 डिग्री का सर सर नीचे वाला एंगल फॉर्म कर रहे हैं मतलब हम्म, सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया सर मतलब हम्म, सर थोड़ा सा समझा दीजिए ना सर ये वाला को। अच्छा, एक सेकेंड। हाँ, हम्म, इसका रिजल्ट किसी का आ रहा है 20 फोन का वैल्यू 20 न्यूटन आ रहा है किसी का? जस्ट इसको सॉल्व कर रहे हो, उसका बाद आपका प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगा अभी। जी सर 20 आ रहा है। ओके, चलिए अभी देखिए। सी, सर जस्ट ध्यान देना है ठीक। पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से क्या बोल रहा है ये, सपोज कर लो ये आपका F1 है, ये आपका F2 है, ठीक है? जी सर। ये मेरा रिजल्टेंट, इसका बीच का एंगल फॉर्म कर रहा है ये थीटा। थोड़ा बड़ा बनाता है सो दैट ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, ये हो गया F1, ये हो गया आपका F2, ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, ठीक है। नो अभी देखिए जी सर। रिजल्टेंट तो लाइक ये जहां पे आपका मीट कर रहा है उस जगह से मेरा आएगा, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट। जी ठीक है, अभी रिजल्टेंट जो है F1 के साथ में हम कुछ भी ले सकता है, ये नोमेनक्लेचर के लिए ये सपोज कर लो हो गया आपका अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हम जस्ट क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल से इसको डिनोट कर रहा था, ये बीटा हो गया। सर रिजल्टेंट भी एक फोर्स तो है ना सर ना। हाँ, रिजल्टेंट फोर्स है, तो अभी ये फोर्स रिजल्टेंट फोर्स जो है अभी हो सकता है F1 के साथ में एंगल फॉर्म कर रहा होगा इस टाइप से आपको बता दे, अभी हो सकता जी है सर। आपको F2 के साथ में एंगल फॉर्म कर रहा हो आपको बता दे। तो अगर जी आपको सर। थीटा का वैल्यू पता है, अगर किसी एक एंगल के साथ वो किसी एक फोर्स के साथ वो एंगल फॉर्म कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन जब आपको पता है तब दूसरा वाला को आसानी से निकाल सकता है। सर क्या बोलते हैं सर रिजल्टेंट और F1 के बीच में सर बीटा भी ले सकते हैं क्या सर अल्फा का बदली। हाँ, कुछ भी ले सकता है, लिखने के लिए वो नोटेशन है। हम यहाँ पे x भी लिख सकते हैं, इसको लेट से हम x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर है कि लेट से हम अल्फा बीटा थीटा गामा इस टाइप से एंगल को रिप्रेजेंट करता है, हम एक्स वाई जेड से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसके लिए। अच्छा सर। किसी किसी बुक में आपको अलग वैल्यू अलग पैरामीटर भी हो सकता है, कॉपीराइट का वजह से लाइक ऑथर अलग अलग ये वेरिएबल्स को यूटिलाइज करता है। ओ देखिए सर हम रिजल्टेंट का सर रिजल्टेंट और F1 के बीच में सर बीटा भी लिख सकते हैं अल्फा का बदली ना। हाँ, कुछ भी लिख सकता है। अच्छा अच्छा ठीक है, सर समझ में आ गया जी सर। ठीक है। तो अभी आपको जस्ट ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 तो कोस थीटा। ओके, जी सर। यहाँ पे हम हम्म, थीटा को ही लेना पड़ेगा, दैट मीन्स दो फोर्स का बीच का जो एंगल है उसको हमको कंसीडर करना है। ठीक है, जी सर। ये तो हो गया हमको रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मिल गया।
सर ना। अगर हमको डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, अगर हमको डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट चाहिए, अभी कहीं से भी आपको निकालने के लिए पूछ सकता है ना, नीचे से भी पूछ सकता है, जी ऊपर से भी पूछ सकता है। तो उस केस में ये हो गया आपका टेन अल्फा विच इज इक्वल टू F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 कोस थीटा। और अगर हम बीटा को यूज करेगा तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन बीटा विच इज इक्वल टू F1 साइन साइन थीटा थीटा, यस वेरी गुड, डिवाइडेड बाय F2 प्लस F2 F1 प्लस cos थीटा। F1 कोस थीटा। जी सर। ओके, जस्ट ये फॉर्मूला को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक सर। ओके, कहीं कहीं से भी पूछ सकता है। और यहाँ पे क्योंकि हमको बता रहा है कि ये F1 के साथ में, मतलब एक फोर्स के साथ में वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स 90 डिग्री है। एंड 90 डिग्री हमको क्या पता है, टेन 90 क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा, यही है ना। सर एंड साइन जी 90 सर। कितना होता है, ओ सॉरी, कोस थीटा, टेन टेन थीटा क्या होता है आपका, साइन परपेंडिकुलर साइन थीटा करके। बाई कोस थीटा, है कि नहीं। ओ हाँ सर जी सर साइन थीटा बाय cos थीटा। हम्म, तो आपको क्या क्या पता है, लेट्स से कोस 90 का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो एनी वैल्यू को अगर हम जीरो से डिवाइड करेगा तो हमको क्या मिलता है, इन्फिनिटी मिलता है, जी सर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से। जी सर। ओके, तो इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे टेन अल्फा वाला रिलेशनशिप को नहीं यूज किया, क्योंकि इन्फिनिटी चला जाएगा तो दैट मीन्स आपको सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। ओके, तो इसलिए हमको बीटा के टर्म में जाना पड़ा। ओके, दूसरा फोर्स के साथ में उसका रिलेशन को निकालना पड़ा। ओह ठीक है सर। ठीक है ना, वेरी गुड। हम्म, चलिए नेक्स्ट करता, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ साथ में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, साथ साथ में करेगा तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये नोट्स को हम क्लास के बाद अपलोड कर देगा। और जो थ्योरेटिकल नोट्स था वो बैचेस में अवेलेबल है, जो लोग एडमिशन ले लिया सबको बैचेस में हम ऐड कर दिया। वहाँ पे डिटेल जो फर्स्ट क्लास में हम लोग जो मेरा बुक से जो हम पढ़ा रहा था वो बुक को डायरेक्ट वहाँ पे अपलोड कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस। एंड अगेन अभी जो आप प्रॉब्लम सॉल्व किया ये सब विद इन 2 मिनट में सॉल्व करने वाला प्रॉब्लम है। आपको जस्ट कॉन्सेप्ट पता होना पड़ेगा, कैलकुलेटर में वैल्यू डालो, जस्ट कैलकुलेटर कैलकुलेट करके आपको जो वैल्यू बता रहा है उतना ही टाइम आपको लगेगा। क्योंकि जस्ट ये सब क्या है, एक्सप्रेशन बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एंड ये एमसीक्यू में ही पूछेगा, पूछने का चांसेस है इस जगह से। ओके, ये फोर्सेस से एक तो है कि लाइक जो हमने वो कोलिनियर कोप्लेनर फोर्सेस जो देखा था थ्योरेटिकली, उस जगह से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता है। एंड एक या दो क्वेश्चन आप यहाँ न्यूमेरिकल से एक्सपेक्ट कर सकता है। यहाँ पे मेजरमेंट से ये फोर्सेस काफी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए क्या बोल रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड magnitude of two forces such that if they act at right angle, if they act if they act at right angle, their resultant is their resultant is root 10 Newton.
Okay, but if they act at 60 degree, but if they act at 60 degree, their resultant is root 13. रूट 13. ओके, इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन. मतलब हमको फोर्स नहीं दिया, हमको रिजल्टेंट का वैल्यू बता रहा है. ओके, क्या बोल रहा है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस ना, सच दैट इफ दे एक्ट एट राइट एंगल, मतलब अगर दो फोर्सेस 90 डिग्री में एक्ट करेगा तो उसका रिजल्टेंट कितना है? रूट 10 न्यूटन. एंड अगर वही फोर्स 60 डिग्री में एक्ट करेगा तो उसका रिजल्टेंट है रूट 13 न्यूटन. तो फोर्सेस का वैल्यू क्या है? ठीक है, यहां पे बेसिकली आपको दो केस है, समझ रहा? सॉल्यूशन शुरू करता. क्वेश्चन समझने में किसी को कुछ डाउट है तो बोलिए. व्हेन फोर्सेस एक्ट एट राइट एंगल. तो इसको अगर आप देखेगा तो कुछ इस टाइप का है, ऐसा कुछ है ना. लेट्स से ये हो गया मेरा F1, ये हो गया मेरा F2, है कि नहीं? इसको अगर आप देखेगा तो ये आपका 90 डिग्री में एक्ट कर रहा है, एंड लाइक आपका ये हो गया आपका रिजल्टेंट जिसका वैल्यू आपको दिया हुआ ना. तो इस केस में क्या हो गया, आपका रिजल्टेंट इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कोस थीटा. यही होगा ना, है कि नहीं? तो जस्ट वैल्यूज को डालिए. रिजल्टेंट का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना है 90 डिग्री में जब ये एक्ट कर रहा है, तो रूट 10 इज इक्वल टू सिंपली F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कोस 90. कोस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0, है कि नहीं? जब कोस 90 का वैल्यू 0 होता है तो दैट मीन्स ये टर्म डायरेक्टली आपका कैंसिल हो जाएगा. तो मेरे पास बचेगा क्या? से रूट 10 इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर. यही बचेगा ना, है कि नहीं? क्योंकि जब कोस 90 का वैल्यू 0 होता है तो इसका मतलब 2 इंटू F1 इंटू F2 इंटू कोस 0, दैट मीन्स वो टर्म पूरा का पूरा 0 हो जाएगा. मेरे पास यही बचेगा. एंड अगर हम दोनों ही साइड को स्क्वायर कर दिए, ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या बचेगा? अगर हम बोथ साइड में स्क्वायर कर देते तो बचेगा 10 विच इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर. ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1 होगा. केस 2 में क्या बोल रहा है कि जब ये 60 डिग्री में एक्ट कर रहा है तो उसका रिजल्टेंट कितना है? रूट 13. दैट मीन्स व्हेन फोर्सेस एक्ट एट 60 डिग्री. एक्ट एट 60 डिग्री. तो इस केस में अगर आप देखिएगा तो मेरा ड्राइंग कुछ इस टाइप का हो जाएगा, क्योंकि सेम फोर्सेस ही एक्ट कर रहा है. 60 डिग्री कुछ इस टाइप का होगा. लेट्स से ये हो गया मेरा F1, ये हो गया मेरा F2,
और ये हो जाएगा आपका रिजल्टेंट। F1 एंड F2 का एंगल का इंफॉर्मेशन आपको दिया है 60 डिग्री। तो इस केस में क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू, सेम इक्वेशन तो सेम है आपका, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos थीटा। ओके, एंड जब ये 60 डिग्री में एक्ट कर रहा है तो रिजल्टेंट कितना है, √13। √13 इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos 60 डिग्री, ये होगा ना, जस्ट डालिए √13 इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 कितना होता है, एनीवन, 0.5, cos 60 0.5 होता है ना, है कि नहीं। तो अभी ये क्या हो जाएगा आपका, √13 इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा, 1, यही होगा ना। तो दैट मीन्स सिंपली मेरे पास क्या बचा, F1 टाइम F2, यही होगा ना। अभी देखिए दोनों ही साइड में रूट है, तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करेगा, सिंपली स्क्वायर कर देगा बोथ साइड, दैट मीन्स स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा आपका 13 इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 F2, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, यही होगा ना। ठीक है, यहां तक। अभी देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि लाइक आपका 10 इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 क्या है आपका, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, यहां से हम लिख सकते हैं F1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस F2 स्क्वायर, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3, हो सकता है। अभी ये इक्वेशन नंबर 3 को अगर हम 2 में पुट करेगा तो हमको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि अभी देखिए इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप देखेगा तो इक्वेशन 1 है आपका अननोन 2 है, F1 एंड F2 अननोन है। इक्वेशन नंबर 2 में भी आप देखिए आपके पास 2 अननोन है, तो एक इक्वेशन एंड 2 अननोन तो सॉल्व नहीं हो सकता, हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जो हम लोग स्कूल में पढ़ता है ना मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जस्ट ये वही है। तो F1 का जगह में हम सब्स्टिट्यूट कर देगा किसको, 10 माइनस F2 स्क्वायर को। तो पुटिंग इक्वेशन 3 इन 2, इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 क्या मिलेगा हमको, जैसे क्या है 13 इक्वल टू F1 का जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस F2 स्क्वायर होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे तो F1 स्क्वायर है ना, प्लस F2 स्क्वायर
प्लस F1 का जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस F2 स्क्वायर, इंटू F2 स्क्वायर। ओके, अभी देखिए एक इक्वेशन है, एक अननोन है, जस्ट इसको सॉल्व कीजिए, हमको F2 मिल जाएगा। देयरफॉर F2 मिल जाएगा हमको, सॉल्व कीजिए, जस्ट कैलकुलेटर में पुट कीजिए, आपको मिल जाएगा वैल्यू 13 इक्वल टू 10 माइनस, लेट्स से हम इसको स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 10 माइनस स्क्वायर इंटू स्क्वायर। इसको सॉल्व करेगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा ये, क्योंकि आपका पावर 4 हो रहा है ना यहाँ पे। किसी का आ रहा है कुछ वैल्यू? सही आ रहा है क्या किसी को? थ्री पॉइंट वन जीरो नाइन अप्रोक्सीमेटली हम 3 लिख सकते हैं। 3 न्यूटन। अभी इसको आप कहीं भी पुट कीजिए, आपको F1 मिल जाएगा। F1 का वैल्यू 1 आ रहा है। करके देखिए। आया किसी का? सर ये F2 का वैल्यू जो 3.1 आ रहा है सर, उसको 3 लिखेगा। हाँ, 3.109 समथिंग आ रहा था। जी जी। हाँ, तो अगर आप उसको 3.109 लिख रहे हैं तो ये 0.9 के आसपास कुछ आ जाएगा, 0.89 के आसपास कुछ आ जाएगा। राउंड फिगर में जस्ट लिख रहे हैं हम। ओके। ठीक है ना? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज मेथड ऑफ रिजोल्यूशन।
मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। अभी जरूरी नहीं है कि लाइक आपका सिर्फ दो फोर्सेस ही एक्ट करने वाला प्रॉब्लम आपके दे ना। अगर आपको दो से ज्यादा फोर्सेस एक्ट करने वाला देगा तो उस केस में आपका पैरेललोग्राम लॉ इंप्लीमेंट नहीं होगा ना। उस केस में आपका पैरेललोग्राम लॉ इंप्लीमेंट नहीं होगा। उस केस में हमको प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन, जिसको हम समटाइम मेथड ऑफ रिजोल्यूशन बोलता है, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके, एंड उस केस में आपको सर्टेन रूल्स है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, जैसे सपोज कर लो आपको एक फोर्स दिया फॉर एग्जांपल, जो कि कुछ इस टाइप से एक्ट कर रहा है। लेट्स से एक फोर्स यहाँ एक्ट कर रहा है, दूसरा फोर्स लेट्स से ऐसे एक्ट कर रहा है, लेट्स से तीसरा फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है, चौथा फोर्स कुछ ऐसे एक्ट कर रहा है। लेट्स से ये हो गया आपका F1, F2, F3, F4, है कि नहीं। सब डिफरेंट डिफरेंट एंगल फॉर्म कर रहा है। लेट्स से ये हो गया आपका थीटा 1, ये हो गया आपका थीटा 2, ये हो गया आपका थीटा 3। तो अभी क्योंकि यहाँ पे मोर देन टू फोर्सेस एक्ट कर रहा है, तो इस केस में आपका जो पैरेललोग्राम लॉ है वो इंप्लीमेंट नहीं होगा यहाँ पे। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए हमको मेथड ऑफ रिजोल्यूशंस को ही प्रीफर करना पड़ेगा। ओके, तो सबसे एकदम सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने के लिए। जस्ट आपको जो भी फोर्सेस दिया हुआ है उसका कंपोनेंट आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ओके, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट को आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, एक बार जब आप कंपोनेंट्स को ले लिया उसके बाद आसान हो जाएगा इसको अगेन सॉल्व करने के लिए। ओके, जस्ट स्टेप्स को याद रखना। स्टेप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या बोलता है? अगर इस टाइप से कुछ फोर्सेस दिया है तो हमको सबसे पहले सभी फोर्सेस को हॉरिजेंटली रिजॉल्व करना है एंड उसका अलजेब्रिक सम को निकालना है। ओके, रिजॉल्व ऑल फोर्सेस resolve all forces horizontally and find the algebraic sum, and find the algebraic sum. दैट मीन्स इन शॉर्ट अगर देखेगा आपको ये निकालना है, समेशन ऑफ एच। ओके, अल्जेब्रिक सम का मतलब है कि लाइक आपको इसका साइन कन्वेंशन को कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, लेफ्ट फोर्सेस को आपको, लेट से अगर आप पॉजिटिव पकड़ा है तो राइट फोर्सेस को आपको नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। और वो चीज को अवॉइड कर सकता है अगर आप कंस्टेंट एंगल को यूज कर रहा है। तो वो कैसे होगा, जब हम लोग न्यूमेरिकल करेगा उस टाइम में आपको बताएगा। एक तो हो गया कि सभी को हमने हॉरिजेंटली रिजॉल्व किया। दूसरा स्टेप बोलता है आप सभी फोर्सेस को वर्टिकली रिजॉल्व करो। रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस वर्टिकली एंड फाइंड द अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम दैट मीन्स समेशन ऑफ वी आपको निकालना है। ओके, अलजेब्रिक टर्म यूज करने का मतलब है कि साइन कन्वेंशन आपको यूज करना है। ओके, जब एक बार हम हॉरिजेंटल फोर्सेस, सभी फोर्सेस को हॉरिजेंटली रिजॉल्व कर लिया एंड सभी फोर्सेस को हम वर्टिकली रिजॉल्व कर लिया, तब हम उसका रिजल्टेंट फोर्स को निकाल सकते हैं। ओके, नंबर 3, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। एंड यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज करेगा वो ये आर इक्वल टू, दैट मीन्स आर जो है आपका रिजल्टेंट फोर्स है, रूट ओवर समेशन ऑफ एच स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वी स्क्वायर।
अभी आप समेशन ऑफ एच स्क्वायर करो या समेशन ऑफ वी स्क्वायर करो, किसी को भी आगे लिखो किसी को भी पीछे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। एंड दूसरा, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं यहां से। फोर्थ स्टेप में क्या बोलता है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ओके, डायरेक्शन को हम निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कैसे निकलेगा, सिंपली टेन थीटा इज इक्वल टू summation of v by summation of h. Okay, vertical force divided by horizontal force. Okay, now अभी यहां से आपको थीटा का वैल्यू मिलेगा एंड उसके हिसाब से हमको पता चलेगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है ये। ओके, सी थीटा का वैल्यू से हमको पता चलेगा कि मेरा रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है, एंड रिजल्टेंट का डायरेक्शन से रिलेटेड इस जगह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, दैट मीन्स पहले तो हमको मैग्नीट्यूड से रिलेटेड पैरेललोग्राम लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, दूसरा यहाँ से मेथड ऑफ रिजोल्यूशन से हमको डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जा रहा है ये या किस क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। हा? तो यहाँ पे अगर आपका थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे हमको डायरेक्टली पता चलेगा कि वो किस तरफ जा रहा है। ओके, जैसे सपोज कर लो ये आपका क्वाड्रेंट है। ओके, तो ये तो आपका पॉजिटिव क्वाड्रेंट होता है। लेट्स से एक्स एंड वाई दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होगा, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल दोनों पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या है, हॉरिजेंटल आपका पॉजिटिव है एंड वर्टिकल क्या है आपका नेगेटिव है कि नहीं, नीचे जा रहा है। यहाँ पे अगर सपोज कर लो इस क्वाड्रेंट में आ रहा है तो दैट मीन्स आपका दोनों ही नेगेटिव होगा, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल दोनों ही नेगेटिव होगा। एंड इस जगह में अगर आपका जा रहा है तो हॉरिजेंटल नेगेटिव होगा एंड वर्टिकल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, अगर आपका क्वाड्रेंट का नोमेनक्लेचर लेट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो क्वाड्रेंट वन में अगर एक्ट कर रहा है तो दोनों पॉजिटिव होगा, क्वाड्रेंट टू में अगर जा रहा है तो ये आपका हॉरिजेंटल पॉजिटिव होगा एंड वर्टिकल नेगेटिव होगा। ओके, एंड क्वाड्रेंट थ्री में अगर जा रहा है तो दैट मीन्स दोनों ही आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंड क्वाड्रेंट फोर में जा रहा है तो इस केस में हॉरिजेंटल नेगेटिव होगा एंड वर्टिकल पॉजिटिव होगा। सिंपली ये आपका लाइन, नंबर लाइन जो होता है ना, नंबर सिस्टम, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स ये ओरिजिन जो है आपका जीरो हो गया, जीरो से राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव होगा, अप साइड में जाएगा तो पॉजिटिव होगा, जीरो से डाउन साइड में जाएगा तो नेगेटिव होगा, एंड जीरो से लेफ्ट साइड में जाएगा तो वो नेगेटिव होगा। ठीक है ना, तो उसी के हिसाब से हमको यहाँ पे मिलता है। तो ये कंडीशन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम कंडीशन बताने वाला है, क्या बोल रहा है कि आपका जो एंगल है, ओके, एंगल जो है वो आपका वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजेंटल कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, सी थीटा विल value of theta will depend on summation of v and summation of h। ओके, कैसे, अगर सिग्मा v पॉजिटिव है, सिग्मा v आपका पॉजिटिव है, ओके, द रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट आपका जीरो से लेके 180 डिग्री का इन बिटवीन इसके इस क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पे दिख रहा है ना, सिग्मा v अगर पॉजिटिव है तो, क्योंकि नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका सिग्मा v नेगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं, समझ रहा है कि नहीं। दैट मीन्स थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करेगा, जीरो से लेके 180 डिग्री तक रेंज करेगा। अगर हॉरिजेंटल समेशन ऑफ एच आपका पॉजिटिव है,
तो इसका वैल्यू कहां से कहां तक रेंज करेगा? 180 से लेके 360 तक रेंज करेगा। ठीक है, फाइन। एंड अगर आपका लेट से सिग्मा एच पॉजिटिव है ना, ओनली, एंड सिर्फ और सिर्फ आपका सिग्मा एच पॉजिटिव है, तो उस केस में कहां कहां जाएगा? सिग्मा एच कौन कौन सा क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव है? ये इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है कि नहीं? 0 से लेकर 90 का इन बिटवीन वेरी करेगा। ओके, 0 से लेकर 90 का बीच में, और दूसरा बोल सकता है 270 से लेकर 360 का बीच में रेंज करेगा। दैट मीन्स अगर हम लेट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है तो, ओके, एंड अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है, ध्यान देना है कि आपको किस डायरेक्शन में मेजर करके बता रहा है। ओके, अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करके बता रहा है, तो उस केस में अगर मेरा सिग्मा एच का वैल्यू पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स 0 से लेके 90 तक एंड 90 से लेके 270 तक ये पॉजिटिव होगा ना। दैट मीन्स 0 से लेके 180 डिग्री तक लाइक आपका पॉजिटिव होगा अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है तो। एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उस केस में जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाएगा। ओके, ठीक है, कुछ डाउट है यहाँ पे? दैट मीन्स आपको जो ये पॉजिटिव नेगेटिव जो बोल रहा है जस्ट ऐसे हो रहा है। दो केस हो सकता है मेजरमेंट का। कौन सा नोमेनक्लेचर को फॉलो करके आपको क्वेश्चन दिया है उसको ध्यान देना। जैसे अगर हम 0 यहाँ पे लिया, 90 डिग्री यहाँ पे लिया, 180 डिग्री यहाँ पे लिया एंड 270 डिग्री यहाँ पे लिया, है कि नहीं? तो आपका x जो है और लेट से सिग्मा एच जो है ये इसमें पॉजिटिव होगा 0 से लेके 90 तक, एंड 0 से लेके, या फिर आप दूसरा टर्म में बोल सकता है 270 से लेके 360 तक ये पॉजिटिव होगा, है कि नहीं? ओके, एंड अगर मेजरमेंट इस डायरेक्शन में लिया 0, 90, 180, 270 ना, तो उस केस में सिग्मा एच कब कब पॉजिटिव होगा? यहाँ पे पॉजिटिव होगा, है कि नहीं? दैट मीन्स 0 to 90 डिग्री तक ये पॉजिटिव होगा एंड 270 से लेके 360 तक ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस ये हो गया आपका सिग्मा एच का कंडीशन। इधर में जस्ट सी, इसका केस में अगर हम लेता है तो यस, अगर हम 0, 90, 180, 270 ना, तो मेरा सिग्मा वी कब कब पॉजिटिव होगा? सिग्मा वी का पॉजिटिव होने का चांसेस कब कब है? यहाँ पे सिग्मा वी पॉजिटिव होगा एंड यहाँ पे सिग्मा वी पॉजिटिव होगा, है कि नहीं? नीचे वाला में सिग्मा वी नेगेटिव रहेगा। एंड अगर हम इस डायरेक्शन में मेजर किया है तो 0, 90, 180 एंड 270, तो मेरा सिग्मा भी कब कब पॉजिटिव होगा? 0 से लेके 180 डिग्री तक ये पॉजिटिव होगा यहाँ पे। समझ रहे? तो कौन सा कंडीशन को फॉलो करके आपको दे रहा है उस चीज को ध्यान देना है। समटाइम केस 1 को फॉलो करता, समटाइम केस 2 को फॉलो करता। अलग अलग बुक अगर आप देखेगा तो अलग अलग बुक में अलग अलग कंडीशन में हो सकता है आपको नोमेनक्लेचर दिया हुआ हो। ठीक है ना? कुछ डाउट है यहाँ पे?
चलिए कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करके देखता हूं, लेट्स सी। एंड जस्ट एक सिंपल सा फंडा बताएगा, वो चीज को अगर आप फॉलो करेगा तो डायरेक्शन का, आपका डायरेक्शन याद करने का मतलब झमेला ही गायब हो जाएगा। सी क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता चलेगा। क्वेश्चन है अ ट्रायंगल एबीसी ABC has its side AB equal to 40 mm along positive x-axis. Okay, and side BC and side BC equal to 30 mm along positive y-axis. Along positive y-axis. Positive y-axis. Three forces of three forces of 40 Newton, 50 Newton, and 30 Newton acts alongside AB, BC, and CA respectively. Okay. Determine the magnitude of resultant. Determine the magnitude of such system of force. ओके इस सिस्टम ऑफ फोर्स के लिए हमको इसका रिजल्टेंट निकालना है। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। अ ट्रायंगल ABC has its side AB equal to 40 mm along positive x-axis and side BC equal to 30 mm along positive y-axis. Three forces of 40 Newton, 50 Newton, and 30 Newton acts alongside AB, BC, and CA respectively. Determine the magnitude of resultant of such system of force. Okay? यहाँ पे हमको फिगर नहीं दिया, जो कंडीशन दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, क्वेश्चन के हिसाब से हमको इसका फिगर डेवलप करना पड़ेगा। एक बार जब मेरा फिगर डेवलप हो गया उसके बाद इसको सोल्व करना एकदम आसान हो जाएगा। ओके चलिए शुरू करता। क्या क्या डेटा हमको दिया हुआ? सी ए बी का वैल्यू दिया है, ए बी है आपका 40 mm,
बीसी दिया है, कितना है, बीसी है आपका 30 mm, एंड एबी बीसी दिया, एसी नहीं दिया ना, ओके। एंड उसके बाद फोर्सेस दिया, फोर्सेस में क्या बोल रहा है, थ्री फोर्सेस ऑफ 40, 50 एंड 30 न्यूटन एक्ट्स अलोंग साइड ए बी, दैट मीन्स फोर्सेस दिया हुआ है आपको। ए बी जो है 40 न्यूटन, बीसी कितना है आपका 50 न्यूटन, एंड सी ए आपको दिया हुआ कितना है 30 न्यूटन, ओके। तो जो कंडीशन आपको बताया उस कंडीशन के हिसाब से हम इसका फिगर को डेवलप करेगा। सी क्या क्या दिया, ए ट्रायंगल एबीसी हैज इट्स साइड ए बी इक्वल टू 40 mm along पॉजिटिव एक्स, ओके। दैट मीन्स सपोज कर लो ये आपका ओरिजिन है, तो ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स दैट मीन्स ये है, दैट मीन्स ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, इसका वैल्यू कितना दिया आपको 40, 40 mm ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए बी दिया along पॉजिटिव एक्स एंड बी सी इक्वल टू 30 mm along पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव वाई दैट मीन्स ऊपर जाएगा, बी सी, बी से सी तक गया, कितना है बी सी, ए बी क्या है आपका 30, 30 mm, ओके। तो ए सी कितना हो जाएगा, सिंपली अगर हम देखेगा तो और फोर्सेस का डायरेक्शन अगर देखेगा तो, क्योंकि ये तो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया, ठीक है ना। हमको एसी, एसी को निकालना है कि लाइक उसका रिजल्टेंट जो है किस डायरेक्शन गया ना, उसका डायरेक्शन क्या है ये भी हमको निकालना है, ओके। तो अभी से इस जगह में आपका जो मेथड ऑफ रिजोल्यूशन है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तीन फोर्सेस एक्ट कर रहा है, ए बी एक्ट कर रहा है, बी सी एक्ट कर रहा है एंड सी ए एक्ट कर रहा है, सी से ए का तरफ आ रहा है बोल रहा है ना, तो हम हो सकता है ये है इस डायरेक्शन में आ रहा है, राइट। तो ये चीज को हमको निकालना पड़ेगा इसका, एंड यहाँ पे आपका पैरेललोग्राम लॉ इंप्लीमेंट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे मोर देन टू फोर्सेस एक्ट कर रहा है, पैरेललोग्राम लॉ सिर्फ और सिर्फ टू फोर्सेस के लिए आपका एप्लीकेबल है, दो से ज्यादा फोर्सेस जब होगा तो वहां पे हम पैरेललोग्राम लॉ को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, है कि नहीं। राइट, कुछ डाउट है यहाँ पर, अगर आप देखेगा तो इसका एसी का वैल्यू कितना होगा, दो साइड तो हमको दिया हुआ है, तीसरा साइड का वैल्यू कितना होगा, पाइथागोरस से निकल जाएगा। यस पाइथागोरस से निकल जाएगा। एंड दूसरा टर्म में आप देखेगा तो ये 3 4 5, मतलब एक साइड आपका 3 दिया हुआ है, दूसरा साइड आपका 4 दिया हुआ है, तो तीसरा साइड ऑब्वियस है कि 50 होगा, 5 होगा, ओके। चेन सर्वे में आप एक मेथड पढ़ते, अगर आपको याद होगा परपेंडिकुलर इरेक्ट करने के लिए 3 4 5 मेथड, याद है, सी मेथड हम लोग चेन सर्वे में पढ़ता है, जिसको हम लोग फोर्सेस को रिजोल्व करने के लिए भी यूटिलाइज कर सकता है। जब एक 30 है तो दूसरा 40 है तो तीसरा ऑब्वियस है कि 50 होगा हाइपोटेनेसिस का, जस्ट कैलकुलेट करके देखता है 50 आता है कि नहीं, ओके। सो फ्रॉम फिगर according to Pythagoras theorem, AC is equal to root over AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही होगा ना, दैट मीन्स सिंपली जस्ट पुट कीजिए 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, कैलकुलेट कीजिए तो कितना आता है
50 आता है ना? क्योंकि ए बी एंड बी सी हमको एमएम में दिया है, तो इसका वैल्यू भी क्या होगा आपका एमएम में होगा, ऐसे। फाइन। कुछ दिक्कत आई से? ओके। नाउ इसको निकालने के लिए निकालने के पीछे रीजन ये है कि हमको एंगल चाहिए। यहाँ पे हमको एंगल का वैल्यू नहीं दिया है कि नहीं। अभी हमको ये तीनों एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए एंड ये एंगल चाहिए। इसके बगैर हम रिजॉल्व नहीं कर सकता प्रोसेस को। कैसे निकलेगा? लेट्स से ये हो गया आपका, हम दे देता थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3। ओके। तो जो कंडीशन हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके हिसाब से तो थीटा 2 कितना होगा? 90 डिग्री होगा, यही होगा ना? ओके। थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा 1 कितना होगा? थीटा 1 निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? साइन थीटा को इंप्लीमेंट कर सकते हैं ना। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। साइन थीटा 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 30 एंड हाइपोटेनस कितना है आपका 50। देयरफॉर थीटा 1 कितना हो जाएगा? कितना आ रहा है, किसी का आ रहा है? साइन थीटा इज इक्वल टू 30/50। थीटा का वैल्यू आ जाता है आपका 36.86। आ रहा है? एंड थीटा 2 कैसे निकले, थीटा 3 कैसे निकलेगा? अगेन लाइक ये है आपका थीटा 3, है कि नहीं? तो कोस को इंप्लीमेंट कर सकता है या साइन को भी इंप्लीमेंट कर सकता है, आप किसी को भी इंप्लीमेंट कर सकता है। ओके। अगर कोस को इंप्लीमेंट करेगा तो क्या हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेनस। इवन हम टेन को भी इंप्लीमेंट कर सकता था थीटा को निकालने के लिए। ओके। कोस थीटा 3 इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना है आपका? हम्म। यस। ये ट्रायंगल को हम ले रहे हैं ना। ये हो गया आपका थीटा को निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। 30/50। इवन साइन को भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देयरफॉर थीटा 3 कितना हो जाएगा? कोस थीटा इज इक्वल टू 30/50।
सर ये थीटा वन जो गिवन नहीं था होने से, इसको भी हम उस साइन कोस से निकाल सकते किसको? हैं। अगर थीटा वन जो गिवन नहीं था होने से, गिवन नहीं है ना। नहीं नहीं सर, ये जैसे कि ये क्वेश्चन का मुताबिक तो ये 90 डिग्री हमको पता चल रहा है। हाँ, अगर नाइन नाइन, क्योंकि ये कंडीशन में हमको बता दिया है कि वो लाइक 90 डिग्री में एक्ट कर रहा है। अदरवाइज अगर 90 डिग्री के अलावा कोई अगर डिफरेंट में निकल रहा है तो उस केस में हम उसको एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन करेगा वहां पे आपको निकालना पड़ेगा। ये तो जो सिंपल सा प्रॉब्लम है। ओके, दूसरा प्रॉब्लम में हमको सभी थीटास को निकालना पड़ेगा। एंगल सम प्रॉपर्टी सपोज कर लो, अ, और उस केस में अगर अदर देन 90 डिग्री होगा तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यूज नहीं कर सकते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज होता है कि नहीं। ये आ जाता है आपका 53.13। आ रहा है क्या किसी का? ना, अभी हम इसको रिजोल्व करते हैं। रिजोल्विंग सभी फोर्सेस को हम हॉरिजेंटली रिजोल्व कर रहा है। ओके, रिजोल्विंग हॉरिजेंटली क्या होगा? दैट मीन्स सी, मेरे पास क्या क्या फोर्स है, जस्ट एक रफ स्केच फिर से बनाता। हम्म, ये है और लेट्स से ये है कि नहीं। ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है कि नहीं। ये हो गया आपका ए बी सी। फाइन। तो समेशन ऑफ एच, ये जो है ए बी जो है, इसका वैल्यू है आपका 40 न्यूटन, इसका वैल्यू है आपका 50 न्यूटन ना, एंड इसका वैल्यू है आपका 30 न्यूटन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यही है ना। तो अभी देखिए, ए बी तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये एग्जैक्टली सेम होगा। 40 माइनस, अभी ये फोर्स बीसी को देखिए, फोर्स बीसी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगर हम इसको अगर हॉरिजेंटल डायरेक्शन में रिजोल्व करने का कोशिश करेगा तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है ना। इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दैट मीन्स BC कोस 90 डिग्री। ओके, एंड अगेन देखिए, AB आपका राइट साइड में जा रहा है एंड CA क्या है आपका, ऑलमोस्ट लेफ्ट साइड में इंक्लाइंड है, तो दैट मीन्स ये भी क्या होगा आपका, माइनस होगा। माइनस CA कोस थीटा 3, यही होगा ना। जैसे अगर हम वैल्यूज को डालेगा तो समेशन ऑफ H इक्वल टू 40 माइनस BC का वैल्यू कितना है, 50 इंटू कोस 90 डिग्री, माइनस CA का वैल्यू कितना है आपका, 30 कोस 53.13 अप्रोक्सीमेटली। ये वैल्यू आपका डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या पता है कोस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है कि नहीं। तो दैट मीन्स 50 टर्म आपका डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमको कितना मिलेगा, 40 माइनस 30 इंटू कोस 53.13, कितना आता है इसका वैल्यू,
summation of h. आ रहा है 21.9999, दैट मीन्स हम इसको 22 लिख सकते हैं, लिख सकता है क्या? ये हो गया नंबर 2। आ रहा है किसी का? ना, अभी सभी फोर्सेस को हम वर्टिकली रिजॉल्व करेगा, रिजॉल्विंग all the forces vertically. Okay, that means summation of v क्या हो जाएगा? अभी सी जो आपका BC है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो दैट मीन्स ये तो एज इट इज रहेगा 50 माइनस, अगर हम ये AB को वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करेगा तो हमको 0 देगा, जीरो देगा। हेलो, जी एंड दूसरा अगर आप देखेगा सिंपली ये AC या फिर आप CA को देखिए, CA को हम वर्टिकल डायरेक्शन में इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, दैट मीन्स जो परफेक्टली हॉरिजेंटल एंड परफेक्टली वर्टिकल है उसको हॉरिजेंटल डायरेक्शन में रिजॉल्व करके कोई फायदा नहीं है, एंड परफेक्टली जो हॉरिजेंटल है उसको भी वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करके कोई फायदा नहीं है, उसमें कोई कंपोनेंट नहीं देगा वो ना। तो ये हो जाएगा आपका 30 साइन थीटा 1, कितना हो जाएगा? फिफ्टी माइनस 30 साइन थीटा 1 का वैल्यू है हम लोग का 36.86, 32 ना, 32.004, जिसको हम 32 लिख सकते हैं। ये हो गया आपका नंबर 3। अभी देखिए आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पूछ रहा है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट नाउ R इक्वल टू समेशन ऑफ H स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ V स्क्वायर। जस्ट वैल्यूज को डालिए, समेशन ऑफ H कितना था आपका 22 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर, कितना आ जाता? दिस मच न्यूटन।
38.83। आ रहा है क्या किसी का? ठीक है। कुछ डाउट है? ठीक है ना? तो आज इधर ही रखता, कुछ डाउट होने से बोलिए।